अगर ये कहा जाए कि दुनिया की हर ईंट, लोहे की हर छड़, यहाँ तक कि मतलब इंसानी शरीर का भी 99.99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो। हाँ बिल्कुल। और अगर हम धरती के सभी 8 अरब इंसानों के शरीर से इस खाली जगह को निकाल देना, तो पूरी मानव जाति महज एक सेब के आकार में समा सकती है। अरे बाप रे, सिर्फ एक सेब? जी हाँ, सिर्फ एक सेब। बचपन से ही इंसानी दिमाग की धारणा बन जाती है कि दुनिया की हर चीज का एक ठोस आधार है। लेकिन आज का ये जो स्रोतों का गहन अध्ययन है, ये इस बुनियादी धारणा को पूरी तरह से पलटने वाला है। और ये पलटना किसी जादू से नहीं होगा, बल्कि विज्ञान की एक जासूसी कहानी के जरिए। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि परमाणु, मेरा मतलब है एटम की संरचना की खोज असल में कैसे हुई। जो चीजें बाहर से ठोस और स्थिर नजर आती हैं, उनका भीतरी सच आखिर है क्या? सही कहा। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसे सफर की तरह होगा जो सूचनाओं के बोझ तले दबे बिना जटिल विज्ञान को मतलब एक दिलचस्प रहस्य की तरह सामने रखेगा। विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई भी थ्योरी अंतिम नहीं होती। हाँ, हर नया सुराग पुराने नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। विज्ञान हमेशा सबसे सरल मॉडल से शुरू होता है। स्रोत के अनुसार 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। हाँ, और चूंकि परमाणु कुल मिलाकर न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें धनात्मक यानी मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होना ही चाहिए, ये तो तय था। लेकिन ये सब अंदर व्यवस्थित कैसे है, ये एक बड़ी पहेली थी, है ना? बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल पेश किया, जिसे प्लम पुडिंग या आम भाषा में तरबूज मॉडल कहा गया। मतलब एक तरबूज की तरह? हाँ, ये उस समय के हिसाब से बहुत तार्किक था। थॉमसन ने सोचा कि धनात्मक चार्ज किसी एक जगह नहीं, बल्कि पूरे परमाणु के आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। अच्छा, जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा। एकदम सही। और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे उसमें वैसे ही धसे हुए हैं जैसे किसी तरबूज के अंदर उसके काले बीज। ये सोचने में बहुत आसान और सीधा मॉडल था। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तरबूज वाला मॉडल कागज पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विज्ञान सिर्फ कल्पनाओं से तो संतुष्ट नहीं होता, उसे प्रयोगों के ठोस सबूत चाहिए होते हैं। हाँ, और यही कहानी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड की एंट्री होती है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र है। 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर और ई मार्सडेन ने एक ऐतिहासिक प्रयोग किया। अरे हाँ, और मजे की बात यह है कि मार्सडेन उस समय केवल 20 साल के छात्र थे। मतलब उनकी बैचलर डिग्री भी पूरी नहीं हुई थी। विज्ञान में जिज्ञासा हमेशा उम्र पर भारी पड़ती है। उनका ये प्रयोग कोई साधारण प्रयोग नहीं था, ये बेहद थका देने वाला और बहुत बारीक काम था। तो उन्होंने असल में किया क्या था? उन्होंने एक रेडियोधर्मी स्रोत बिस्मथ 214 का इस्तेमाल किया। इस स्रोत से मतलब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों की एक बेहद संकरी बीम निकाली गई। और फिर इन तेज रफ्तार कणों को सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर दागा गया। सोने की पन्नी? हाँ, जिसकी मोटाई केवल 2.1 गुणा 10 की घात -7 मीटर थी। मतलब बहुत ही ज्यादा पतली। तो सोने की पन्नी ही क्यों चुनी गई, किसी और धातु की क्यों नहीं? क्योंकि सोने को पीट कर सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए उस सेटअप की। इस पूरी व्यवस्था को एक वैक्यूम चैम्बर में रखा गया। पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई गई, जिसमें एक माइक्रोस्कोप भी लगा था, है ना? जी। जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता तो एक बेहद छोटी सी चमक पैदा होती थी। शोधकर्ताओं को अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी आंखों से इन अनगिनत, मतलब सच में अनगिनत चमकती बिंदुओं को गिनना था। बाप रे, ये तो कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अगर थॉमसन का वो तरबूज मॉडल सही होता तो सारे अल्फा कणों को पन्नी के आर पार सीधे निकल जाना चाहिए था। क्योंकि धनात्मक चार्ज पूरे परमाणु में फैला हुआ था, इसलिए उसका प्रभाव इतना कमजोर होना चाहिए था कि वो तेज रफ्तार अल्फा कणों का रास्ता न रोक सके। एकदम सही लॉजिक है। लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट थे। ये सच है कि 99% से ज्यादा अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे आर पार निकल गए। ऐसा लगा जैसे रास्ते में कोई रुकावट ही ना हो। फिर उलट कैसे हुए? मगर कुछ कणों का व्यवहार रहस्यमयी था।
स्रोत के आंकड़े बताते हैं कि 1000 में से बमुश्किल 1 या 2 कण यानी करीब 0.14% अपनी सीधी रेखा से 1 डिग्री से ज्यादा मुड़ गए। अच्छा, यहां तक तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आता है। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब 8000 में से लगभग 1 कण 90 डिग्री से भी ज्यादा के कोण पर मुड़ गया। हाँ, मतलब वो सोने की पन्नी से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आया। रदरफोर्ड के लिए ये कितना अविश्वसनीय रहा होगा। बिल्कुल। इसका अंदाजा उनके ही एक मशहूर कथन से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा था मानो किसी ने कागज के एक पतले टुकड़े पर तोप का गोला दागा हो। और वो गोला कागज से टकराकर वापस उसी इंसान पे आ गिरे। ये तो भौतिकी के नियमों के हिसाब से बिल्कुल असंभव लग रहा था। और यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इसी असंभव ने एक नई सच्चाई को जन्म दिया। रदरफोर्ड ने बहुत गहराई से इस पर विचार किया। अल्फा कणों पर धनात्मक चार्ज होता है। अगर कोई अल्फा कण इतनी तेजी से वापस लौट रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसका सामना किसी बहुत ही शक्तिशाली धनात्मक बल से हुआ है। सही बात है। तो रदरफोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कि परमाणु का सारा धनात्मक चार्ज और उसका लगभग सारा द्रव्यमान पूरे फैलाव में नहीं है, बल्कि उसके केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर सिमटा हुआ है। इसी सघन केंद्र को नाभिक या न्यूक्लियस कहा गया। अगर हम आकार की बात करें तो स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन उपमा रहता है। प्रयोगों से पता चला कि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है, जबकि पूरे परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है। इसका मतलब है परमाणु अपने नाभिक से 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा है। जी हाँ। सुनने वालों के लिए इसे अगर थोड़ा दृश्य रूप में समझना हो तो अगर हम दिल्ली के इंडिया गेट को परमाणु का नाभिक मान लें तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन शायद गाजियाबाद या गुड़गांव में चक्कर लगा रहा होगा। बिल्कुल। और बीच की इस विशाल जगह में क्या है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य। यही कारण है कि ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए थे, क्योंकि उन्हें केवल खाली जगह मिली थी। इन सब सुराखों को जोड़कर रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल पेश किया, प्लैनेटरी मॉडल या सौर मंडल जैसा मॉडल। इसमें नाभिक सूर्य की तरह बीच में स्थित है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह उसके चारों ओर बड़ी कक्षाओं में घूम रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा मॉडल था। हाँ, देखने में तो ये मॉडल बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक भी। वो कैसे? देखिए, अगर परमाणु सच में एक सौरमंडल जैसा है तो एक बहुत बड़ी तार्किक समस्या खड़ी हो जाती है। शास्त्रीय भौतिकी यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम यहाँ पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। उन नियमों के अनुसार जब भी कोई चार्ज कण गोल घूमता है तो उसकी दिशा लगातार बदलने के कारण वो एक्सेलरेट हो रहा होता है, और एक एक्सेलरेट होता हुआ चार्ज कण हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपनी ऊर्जा बाहर फेंकेगा। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये एक ऐसा राक्षस था जो पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही नकार रहा था। बिल्कुल। सोचिए, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड कण है। अगर वो रदरफोर्ड के सौर मंडल वाले मॉडल में गोल घूम रहा है तो उसे लगातार ऊर्जा छोड़नी चाहिए। ऊर्जा कम होने का मतलब है उसकी गति धीमी होगी और उसकी कक्षा सिकुड़ती जाएगी। हाँ, और वो एक सर्पिल मतलब स्पाइरल आकार में घूमते हुए लगातार नाभिक के करीब आता जाएगा और अंत में वो नाभिक से टकराकर नष्ट हो जाएगा। और स्रोत के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा लगेगा। बस इतना सा समय। अगर रदरफोर्ड सही थे और शास्त्रीय भौतिकी भी सही थी तो कोई भी परमाणु स्थिर नहीं रह सकता था। इस दुनिया का वजूद ही नहीं होना चाहिए था। ये मेज, हमारे शरीर, धरती, सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन दुनिया तो मौजूद है। परमाणु स्थिर हैं। इसका मतलब था कि पुरानी भौतिकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी। और शायद यही इकलौती समस्या नहीं थी। से परमाणु स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अच्छा, वो क्या है? जब किसी गैस को कम दबाव पर गर्म किया जाता है तो उसमें से रोशनी निकलती है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि ये रोशनी इंद्रधनुष की तरह सारे रंगों का एक लगातार फैलाव होगी, जिसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ, जैसे सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजारने पर दिखता है। बिल्कुल। लेकिन जब इस रोशनी को स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया तो नतीजे हैरान करने वाले थे। हाँ, मुझे याद आ रहा है। स्पेक्ट्रोमीटर में इंद्रधनुष के बजाय एक काली पृष्ठभूमि पर केवल कुछ खास यानी निश्चित रंगों की चमकीली लाइनें दिखाई दी। जी, इसे डिस्क्रीट वेवलेंथ्स कहते हैं। ये किसी सुपरमार्केट के बारकोड जैसा था।
बारकोड? हाँ, हर तत्व का अपना एक अनोखा बारकोड या फिंगरप्रिंट होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस हमेशा एक निश्चित पैटर्न वाली लाइनें ही बनाती है। और 1885 में जोहान जैकब बामर नाम के एक स्विस गणितज्ञ ने इन लाइनों का गहराई से अध्ययन किया था ना। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा सरल फॉर्मूला खोज निकाला जो हाइड्रोजन की इन खास लाइनों की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को बिल्कुल सटीक रूप से बता देता था। इसे बामर सीरीज नाम दिया गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये फॉर्मूला काम तो कर रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि ये काम क्यों कर रहा है। सही बात है। और रदरफोर्ड का मॉडल इस रहस्य को और भी उलझा रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन सच में सर्पिल आकार में नाभिक की ओर गिर रहा होता तो उसकी गति लगातार बदलती, और ऐसे में उसे प्रकाश के सभी रंग छोड़ने चाहिए थे, न कि कुछ चुनिंदा रंग। इन सब बातों से तो एक ही निष्कर्ष निकल रहा था कि परमाणु के सूक्ष्म स्तर पर आते ही शास्त्रीय भौतिकी पूरी तरह दम तोड़ देती है। वे नियम जो ग्रहों और तारों पर लागू होते हैं, वे परमाणु के अंदर बिल्कुल काम नहीं करते। और जब पुरानी किताबें काम न आए तो नए नियम लिखने पड़ते हैं, और यही क्रांतिकारी काम 1913 में नील्स बोहर ने किया। नील्स बोहर, यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बोहर ने रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में काम किया था, और वे इस बात से सहमत थे कि परमाणु का एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। तो फिर उन्होंने नया क्या किया? उन्होंने इस मॉडल को बचाने के लिए इसमें क्वांटम थ्योरी को शामिल किया। उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने भौतिकी की दुनिया में सच में भूचाल ला दिया। बोहर ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। स्रोत उनके 3 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करता है। बोहर का पहला सिद्धांत ये था कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए कुछ खास स्थिर कक्षाओं या स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं। मतलब कि बोहर ने सीधा घोषणा कर दी कि इन विशिष्ट कक्षाओं में शास्त्रीय भौतिकी का वो नियम लागू ही नहीं होता कि गोल घूमने पर ऊर्जा का नुकसान होगा। ये तो बहुत बड़ा कदम था, लेकिन फिर ये सवाल तो उठा ही होगा कि ये खास कक्षाएं कौन सी होंगी? हर जगह तो नहीं घूम सकते ना। बिल्कुल। और बोहर का दूसरा सिद्धांत इसी का जवाब था। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं पर एक तरह की पाबंदी लगा रखी है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जहां उसका कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम एक निश्चित मात्रा का पूर्ण गुणक हो। यहीं पर स्रोत वो प्रसिद्ध गणितीय समीकरण देता है, L बराबर NH/2 पाई, L बराबर NH2 पाई, जहां H प्लैंक का स्थिरांक है और N कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, लेकिन दशमलव में नहीं। हाँ, इसे क्वांटाइजेशन की शर्त कहा गया। ये सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक सीढ़ी की उपमा से समझें, तो कल्पना करें कि एक ऐसी सीढ़ी है जहां कोई इंसान या तो पहले पायदान पर खड़ा हो सकता है, या सीधे दूसरे पर, या तीसरे पर। किसी भी हालत में पहले और दूसरे पायदान के बीच हवा में नहीं लटका जा सकता। इलेक्ट्रॉन की ये कक्षाएं भी ऐसी ही सीढ़ियों के पायदान हैं। बहुत अच्छी उपमा है। और यहीं से बोहर का तीसरा सिद्धांत जन्म लेता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या? अगर इलेक्ट्रॉन इन सीढ़ियों के पायदानों पर स्थिर है तो ऊर्जा का लेन देन कैसे होता है? बोहर ने बताया कि ऊर्जा केवल तभी निकलती या सोखी जाती है जब इलेक्ट्रॉन एक पायदान से दूसरे पायदान पर छलांग लगाता है। मतलब बीच में कुछ नहीं? नहीं। अगर वो किसी ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में कूदता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर की ऊर्जा प्रकाश के रूप में बाहर फेंक देता है। हाँ, स्रोत में इस ऊर्जा अंतर का सटीक फॉर्मूला भी दिया गया है। Hν बराबर EI माइनस EF, जहां EI शुरुआती ऊर्जा है और EF अंतिम ऊर्जा। और यही वो पल था जब स्पेक्ट्रम की चमकीली लाइनों का रहस्य सुलझ गया। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ तयशुदा कक्षाओं के बीच ही कूद सकता है, इसलिए वो केवल कुछ तयशुदा ऊर्जा का प्रकाश ही छोड़ता है। और हर खास ऊर्जा का मतलब है प्रकाश का एक खास रंग। अरे वाह! यही कारण है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सारे रंगों के बजाय कुछ खास लाइनें दिखाई देती हैं। और बोर ने इसे साबित करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु के बहुत ही विशिष्ट आंकड़े भी पेश किए थे। स्रोत के अनुसार सबसे निचली कक्षा, जिसे ग्राउंड स्टेट या N बराबर 1 कहते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ माइनस का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा हुआ है। उसे पूरी तरह से आजाद करने के लिए, जिसे आयोनाइजेशन कहते हैं,
ठीक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन को आजाद नहीं करना है, सिर्फ अगले पायदान यानी n बराबर 2 पर भेजना है, तो स्रोत के मुताबिक दूसरे पायदान की ऊर्जा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले से दूसरे पायदान पर छलांग लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा चाहिए? केवल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना इससे थोड़ी कम ना थोड़ी ज्यादा, एकदम फिक्स। 1922 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या बोहर का मॉडल एकदम परफेक्ट था? मतलब सीढ़ियों का मॉडल बहुत तार्किक लगता है। बोहर ने बता दिया कि कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणक होना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें एक झोल नजर आता है। बोहर ने ये तो बता दिया कि प्रकृति ने ये नियम काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, ये सीढ़ियां आई कहाँ से? बिल्कुल, प्रकृति ने एंगुलर मोमेंटम पर यह अजीब सी पाबंदी क्यों लगाई? स्रोत इस बारे में क्या स्पष्टीकरण देता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और सच कहूं तो बोर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये नियम बस एक धारणा के तौर पर मान लिया था। मतलब बस मान लिया? हाँ, इस क्यों का जवाब जानने के लिए विज्ञान जगत को 10 साल का इंतजार करना पड़ा। 1923 में एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लुई डी ब्रॉगली ने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने पदार्थ को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने क्या कहा? डी ब्रॉगली ने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक कण या छोटे ग्रह की तरह मानकर बहुत बड़ी भूल की है। तो फिर वो क्या है? एक कण नहीं, बल्कि तरंग? बिल्कुल। डी ब्रॉगली की परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन जैसे पदार्थ के कणों में तरंग या वेव की प्रकृति भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ एक ठोस बिंदु की तरह गोल गोल नहीं घूम रहा है, बल्कि वह अपनी कक्षा में एक लहर की तरह फैलकर चल रहा है। ये तो बहुत अजीब है। इसे कैसे समझें? इसे समझने के लिए स्रोत गिटार के तार की एक बहुत ही बेहतरीन उपमा का उपयोग करता है। जब गिटार का तार छेड़ा जाता है तो उसमें लहरें पैदा होती हैं, लेकिन केवल वही लहरें टिक पाती हैं जो तार के दोनों सिरों के बीच पूरी तरह से फिट बैठती हैं, जिन्हें स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। एकदम सही। बाकी लहरें खुद से ही टकराकर या एक दूसरे को काटकर खत्म हो जाती हैं, जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का रास्ता तो सीधा तार नहीं है ना, वो तो गोल कक्षा में घूम रहा है, तो वहां लहर कैसे काम करेगी? यही तो डी ब्रॉगली की सोच का कमाल दिखता है। सोचिए कि वो गिटार का तार एक गोल घेरे में मुड़ा हुआ है। अगर लहर उस गोल कक्षा में चक्कर काटकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर आती है और उसके सिरे ठीक से नहीं जुड़ते, तो वो लहर खुद को ही नष्ट कर देगी। बिल्कुल। लहर केवल तभी बची रह सकती है जब वो उस गोल घेरे में पूरी तरह से फिट बैठे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कक्षा की कुल परिधि यानी जो सर्कमफेरेंस है, वो लहर की लंबाई का एक पूर्ण गुणक होनी चाहिए। और यही सारा रहस्य खुल जाता है। गणितीय रूप में परिधि यानी 2πr बराबर n लैम्डा होनी चाहिए। जब डी ब्रॉगली के तरंग दैर्घ्य वाले सूत्र को इस समीकरण में रखा गया तो जैसे एक जादू सा हुआ। क्या हुआ? बोहर का वो रहस्यमयी एंगुलर मोमेंटम वाला नियम खुद ब खुद गणित से बाहर निकल आया। बोहर ने जिसे बिना सबूत के मान लिया था, डी ब्रॉगली ने लहरों के ज्यामितीय आकार के जरिए उसे साबित कर दिया। अरे वाह, ये तो विज्ञान के इतिहास का एक अद्भुत पल रहा होगा। बोहर के सीढ़ियों वाले मॉडल को डी ब्रॉगली की लहरों ने साबित कर दिया। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, क्या इस खोज के बाद परमाणु का मॉडल पूरी तरह से मुकम्मल हो गया था? स्रोत आगे क्या बताता है? देखिए, विज्ञान का सफर कभी किसी एक मुकाम पर खत्म नहीं होता। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि बोहर और डी ब्रॉगली के इस शानदार मॉडल की भी अपनी गंभीर सीमाएं थीं। कैसी सीमाएं? यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे कि हाइड्रोजन या आयोनाइज्ड हीलियम पर ही सटीक बैठता था। मतलब जैसी सामान्य हीलियम की बात होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोहर का सारा गणित धराशायी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि तब दोनों इलेक्ट्रॉन न सिर्फ नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि वे एक दूसरे को भी दूर धकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। बोहर के पास इस आपसी टकराव का
मतलब इसका कोई गणितीय हल नहीं था। और शायद स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता या इंटेंसिटी को लेकर भी कोई समस्या थी। हाँ, स्पेक्ट्रम में कुछ लाइनें बहुत ज्यादा चमकीली होती हैं और कुछ बहुत धुंधली। इसका मतलब था कि इलेक्ट्रॉनों के लिए कुछ कक्षाओं के बीच छलांग लगाना ज्यादा आसान था। लेकिन बोर का मॉडल ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों है। नहीं, बोहर का मॉडल इस बात की कोई व्याख्या नहीं कर पाया कि कुछ खास छलांगे ज्यादा संभावित क्यों हैं। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए अंततः एक नई और कहीं ज्यादा जटिल थ्योरी की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम स्रोतों के इस पूरे अध्ययन को समेटें तो हमने देखा कि विज्ञान एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये जे थॉमसन के तरबूज से शुरू हुआ, जहां सब कुछ एक दूसरे में मिला हुआ था। फिर रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से उस तरबूज को खाली कर दिया और सारा द्रव्यमान एक नन्हे से नाभिक में डालकर परमाणु को 99.99% खाली जगह बना दिया। और जब उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन के घूमने से ब्रह्मांड के नष्ट होने का तार्किक खतरा मंडराया, तो नील्स बोहर ने ऊर्जा के स्थिर कक्षाओं का नियम लाकर उसे बचाया। और अंततः डी ब्रॉगली ने बताया कि वे कक्षाएं असल में गिटार के तारों जैसी गूंजती हुई स्टैंडिंग वेव्स हैं। बिल्कुल, थॉमसन का मॉडल गलत था, रदरफोर्ड का अधूरा था और बोहर का भी पूरी तरह सही नहीं था। लेकिन हर गलत मॉडल ने एक बेहतर और ज्यादा सटीक समझ के लिए रास्ता बनाया। सही का, गलत होना विज्ञान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के पॉइंट्स टू पॉन्डर खंड से एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो शायद सुनने वालों की वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो क्या? हमने बोहर की कक्षाओं की बात की, लेकिन आधुनिक क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन की कोई ऐसी निश्चित कक्षा होती ही नहीं है जहां वो ट्रेन की तरह पटरियों पर दौड़ रहा हो। हाँ, ये सच है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉन सिर्फ संभावनाओं का एक बादल है, जिसे रीजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब वो एक जगह है ही नहीं। हम केवल यह बता सकते हैं कि उसके किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की कितनी संभावना है। वो एक ही समय में, मतलब तकनीकी रूप से, कहीं भी हो सकता है। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है ना, कि जिस भी ठोस कुर्सी पर बैठकर ये चर्चा सुनी जा रही है या जो भी उपकरण इस्तेमाल हो रहा है, वो असल में 99.99% खाली जगह है। बिल्कुल। और जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा भी है, वो कोई ठोस कण नहीं बल्कि सिर्फ संभावनाओं के मंडराते हुए बादल हैं। जो कुछ भी ठोस लगता है वो गहरे स्तर पर सिर्फ एक संभावना है। बहुत ही गहरा विचार है ये। जी हाँ, इसी उत्तेजक विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। अगले किसी दिलचस्प और विचारोत्तेजक अध्ययन तक के लिए विदा लें।